हेलो एवरीवन, राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। राजनीति विज्ञान के सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में हम पढ़ रहे थे भारत में संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास के इस क्रम में हम भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान पढ़ चुके हैं। और प्रांतों में द्वैत शासन, चूँकि इस अधिनियम का एक प्रमुख लक्षण था, जिसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो आज हम प्रांतों में द्वैत शासन के बारे में जान रहे हैं, जो कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अनुसार तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। सामान्य अध्ययन, जीके, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप इनके नोट्स बना लें और मेरे आगे इससे संबंधित आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर ये वीडियो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन क्या था। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि द्वैत शासन होता क्या है। 1919 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। केंद्र में वही एक तंत्रीय शासन स्थापित था, लेकिन प्रांतों में इस तरह का प्रयोग किया गया था। द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विभाजित किया गया था। तो मोटे मोटे अर्थ में देखें हम तो द्वैत शासन का अर्थ होता है दोहरी शासन प्रणाली, जिसमें शासन के विषयों को दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर जो दो भागों में बांटा गया था वो था हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। पहले आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित विषय। दोनों प्रकार के विषयों के प्रशासनिक संचालन के लिए पृथक पृथक व्यवस्था की गई थी और उनको भिन्न भिन्न संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। अगर संक्षेप में हम देखना चाहें तो द्वैत शासन का अर्थ होता है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था। इसके लिए हम शॉर्ट में इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं कि विषय दो भागों में बांटे गए, आरक्षित और हस्तांतरित। प्रशासक उनका कौन होगा? आरक्षित विषयों का गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद, हस्तांतरित विषयों का गवर्नर और मंत्रिमंडल। आरक्षित विषयों का प्रशासक होगा गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद, और हस्तांतरित विषयों का होगा गवर्नर प्लस मंत्रिमंडल। तो इस तरह से दो भागों में प्रशासनिक कार्यों को बांट दिया गया था। इसी तरह से उत्तरदायित्व का भी बंटवारा किया गया था। गवर्नर और कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? ये होते थे भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी, और ये उत्तरदायी होते थे प्रांतीय विधान परिषद और मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी। तो इस तरह से इस 1919 के अधिनियम के द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जो कि क्लाइव के समय बंगाल में स्थापित दोहरी शासन प्रणाली का ही एक विकसित रूप था। तो इस तरह से हम देखें तो दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ 1919 के अधिनियम से ही नहीं हुआ था, इससे पहले भी हो चुका था, लेकिन इस तरह के विकसित रूप में ये 1919 के अधिनियम में ही आई। तो एक बार नज़र डालते हैं आरक्षित और हस्तांतरित विषय किस प्रकार से विभाजित किए गए थे। प्रांतीय सूची में कुल 50 विषय थे। इन 50 विषयों में से 22 विषय हस्तांतरित किए गए थे और जो शेष थे वो आरक्षित विषय रह गए थे। तो इस तरह से अधिक महत्वपूर्ण और भारत में ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक विषय आरक्षित विषय माने गए थे, यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय थे, इसलिए इनको आरक्षित गवर्नर के लिए रख दिया गया था और बाकी के मंत्रिमंडल को दे दिए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण आरक्षित विषय
अगर हम देखें तो ये इस तरह से थे, जैसे वित्त, भू राजस्व, कानून व्यवस्था, पुलिस, खनिज पदार्थ, जेल, कारखाने, सिंचाई, सार्वजनिक सेवाएं, यातायात, परिवहन, उत्पादन और वितरण, श्रम, विद्युत और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय। और हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, सहकारी समितियां, आबकारी, औद्योगिक विकास और सामान्य जनता की शिक्षा। अब देखते हैं द्वैत शासन का क्रियान्वयन किस तरह से हुआ। द्वैत शासन के क्रियान्वयन में 1 अप्रैल 1921 से लेकर के 1 अप्रैल 1937 तक ये व्यवस्था 1 अप्रैल 1921 से लेकर के 1 अप्रैल 1937 तक ये व्यवस्था बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, आसाम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ही लागू रही। गवर्नरों के विशेषाधिकारों के कारण गवर्नर और मंत्रियों के बीच हमेशा मतभेद बने रहते थे। कुछ आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के कारण द्वैत शासन प्रणाली असफल रही। सन 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो ये था इस प्रणाली का क्रियान्वयन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रणाली असफल क्यों हुई। तो इसके असफलता के कारणों में अगर हम देखें तो ये सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से ये प्रणाली दोषपूर्ण थी। इसके असफलता के कारणों की हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं योजना में अंतर्निहित दोष, यानी ये योजना ही दोषपूर्ण थी और कुछ बाहरी कारण थे जिसकी वजह से ये योजना असफल हुई। तो दो तरह से हम देख सकते हैं, एक तो अंतर्निहित दोष और दूसरे बाहरी कारण। अंतर्निहित दोषों की हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं सिद्धांततः ये योजना दोषपूर्ण थी। शासन एक संपूर्ण इकाई होता है। शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये हम जानते हैं। शासन का विभाजन असंभव है, जबकि इस योजना में शासन को 2 भागों में बांट दिया गया था और उत्तरदायित्व का भी बंटवारा कर दिया गया था। ये व्यवस्था इसीलिए कभी सफल हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि किसी देश या प्रांत का संचालन 2 पृथक या स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया ही नहीं जा सकता। क्लाइव के समय बंगाल में स्थापित दोहरी शासन व्यवस्था के सैद्धांतिक दोष को भी हम इसी रूप में देख सकते हैं। विषयों का अव्यवहारिक विभाजन इस योजना में किया गया था, जो इसकी असफलता का दूसरा कारण था। प्रांतीय विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का जो विभाजन किया गया था वो तर्कहीन था, अवैज्ञानिक था और उसका कोई व्यावहारिक आधार भी नहीं था। विषयों के दोषपूर्ण बंटवारे के कारण मंत्रियों को कोई भी विभाग पूरा नहीं मिला था। जैसे मद्रास के मंत्री श्री के.बी. रेड्डी द्वारा मुडीमैन कमेटी के सामने दिया गया एक वक्तव्य स्पष्ट करता है कि उन्होंने कहा था कि मैं उद्योग मंत्री हूँ, लेकिन फैक्ट्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि ये सुरक्षित विषय है। मैं कृषि मंत्री हूँ पर मेरा सिंचाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी कि हस्तांतरित विषयों में कोई भी ऐसा विषय नहीं था जो स्वतंत्र विषय हो, वो आरक्षित विषयों पर हमेशा निर्भर विषय थे। इसलिए हस्तांतरित विषय मंत्रियों को जो दिए गए थे वो अपने आप में अपूर्ण थे, जिसकी वजह से ये वो योजना सफल नहीं हो सकती थी, क्योंकि मंत्री अपने विभाग का कोई भी कार्य आरक्षित विषयों के दखल अंदाजी के बिना संपन्न नहीं कर सकते थे। उनको हर कार्य के लिए गवर्नर की तरफ देखना पड़ता था। इसके अलावा हम देखें तो गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां भी इसके लिए उत्तरदायी थी। द्वैत शासन की सफलता गवर्नर के संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने पर निर्भर थी। गवर्नर को अधिनियम के द्वारा व्यापक शक्तियां दी गई थी।
और इनका प्रयोग वो व्यवहार में कर सकता था। गवर्नर को मंत्रियों को नियुक्त करने, उनको पद से हटाने, उनके परामर्श को ठुकराने, उनके निर्णयों को रद्द करने का अधिकार था। विधान परिषद के विरोध पर भी वह अपनी विशेष शक्तियों के अंतर्गत कानून निर्माण कर सकता था। तो इस तरह से स्वेच्छाचारी गवर्नर और उत्तरदायी शासन दोनों परस्पर विरोधाभासी चीज़ें थी जो इस अधिनियम की असफलता का कारण बनी। वित्तीय विसंगतियों की हम बात करें तो वित्त आरक्षित विषय था और कार्यकारिणी परिषद का इस पर नियंत्रण था। मंत्रियों को अपने विभाग की कोई भी धन संबंधी आवश्यकता के लिए इस परिषद पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए वो कोई भी काम स्वतंत्र ढंग से नहीं कर सकते थे। वित्त के क्षेत्र में पर निर्भरता के कारण मंत्रियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। सिविल सेवा पर नियंत्रण की बात करें तो हस्तांतरित विभागों के अध्यक्ष भारतीय नागरिक सेवा के अध्यक्ष सदस्य होते थे और इनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सब मंत्रियों के हाथ में नहीं था। गवर्नर इनके अधिकारों का रक्षक होता था। गवर्नर से सीधे संपर्क के कारण यह मंत्रियों के निर्णयों को रद्द कर सकते थे, परिवर्तित करवा सकते थे। इसी कारण मंत्री को अपने विभाग के कार्यों में रुचि नहीं रही, क्योंकि सारा उनका किया हुआ कोई भी कार्य ये सिविल सेवा के सदस्य परिवर्तित करवा सकते थे। प्रोफेसर RN अग्रवाल इस बात को बड़ी ही सटीकता से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मंत्री गवर्नर और लोक सेवकों के बीच पिस गए थे। सामूहिक उत्तरदायित्व का इस योजना में अभाव था, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों के विधान परिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं की गई थी। मंत्री परस्पर सहयोग की भावना से काम नहीं करते थे। इसी कारण जनता में न तो उनके प्रति सम्मान था और न ही विधान परिषदों में उनकी स्थिति सुदृढ़ थी। तो इसलिए न तो जनता की इसमें रुचि थी और न ही मंत्रियों की इसमें रुचि रही। प्रांतीय विधानसभाओं का दोषपूर्ण संगठन भी इसके लिए जिम्मेदार है। विधानसभा में 30% सरकारी और गैर सरकारी मनोनीत सदस्य थे। 70% वर्गीय और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचित सदस्य थे। इस दोषपूर्ण संगठन के कारण भारतीय हितों की अवहेलना होना स्वाभाविक था। ये तो थे अधिनियम के अंतर्निहित बातें जिनके कारण यह सफल हुआ। कुछ अन्य बाहरी परिस्थितियां भी थी जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाया। द्वैध शासन का एक तरह से प्रारंभ ही बुरे नक्षत्रों में हुआ था। सन 1919 और उसके पश्चात भारत का राजनीतिक वातावरण इसके परीक्षण के लिए सही नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कठोर दमनात्मक कानून, इनके कारण उत्पन्न परिस्थितियां इस प्रयोग के अनुकूल नहीं थी। इसके अलावा आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन अवार्ड भी इसके लिए उत्तरदायी था। सन 1920 में वर्षा की कमी के कारण भारतीय बाजारों में मंदी का दौर था। इसी समय घोषित मेस्टन अवार्ड से प्रांतों की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई। यह अवार्ड क्या था? इसके अनुसार प्रांतों द्वारा केंद्र को अनुदान देना होता था। तो प्रांतों की स्थिति एक तो वैसे ही खराब थी आर्थिक स्थिति, और दूसरा मेस्टन अवार्ड के कारण उनको केंद्र को अनुदान देना होता था, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक हालत और ख़राब हो गई। और ऐसी परिस्थिति में द्वैध शासन जैसा प्रयोग सफल होना संदिग्ध था। अब हम देखते हैं कि द्वैध शासन का हमारे लिए महत्व क्या रहा। तो महत्व की बात हम करें तो भारत में उत्तरदायी शासन का प्रारंभ इसी व्यवस्था से माना जा सकता है। मताधिकार के सीमित होते हुए भी इसने भारतीयों में सार्वजनिक जीवन के प्रति एक तरह से रुचि जागृत की। भारतीय मंत्रियों को प्रशासनिक अनुभव इस तरह से प्राप्त हुआ। भले ही उनको पूर्ण अधिकार नहीं थे, लेकिन फिर भी हस्तांतरित विषयों के मामले में उनको कार्य करने का मौका मिला। इस व्यवस्था ने सार्वजनिक सेवाओं के भारतीयकरण को प्रोत्साहित किया, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं पर जो ब्रिटिशर्स लोग होते थे, जो मंत्रियों का सहयोग नहीं करते थे, तो ये मांग बलवती हुई कि सार्वजनिक सेवाओं पर भारतीय लोगों को लाया जाए। द्वैध शासन की असफलता ने ब्रिटिश सरकार को ये स्पष्ट कर दिया कि कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाने पर ही कुशल शासन संभव है। इस व्यवस्था में कार्यरत मंत्रियों का ध्यान भारत की सामाजिक कुरीतियों की ओर गया और इस क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय काम भी किया।
हालांकि प्रशासनिक कार्यों में मंत्रियों का उतना योगदान नहीं रहा, लेकिन मंत्रियों ने भारत की सामाजिक कुरीतियों से संबंधित बहुत ही अच्छा काम हस्तांतरित विषयों के रूप में किया। तो अंत में हम कह सकते हैं कि अपने सब दोषों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की ओर ले जाने वाले राजमार्ग का एक पहला पड़ाव था और भारत के संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में द्वैध शासन